लास्ट वीडियो में हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में देखे थे। आज हम लोग गै-लुसेक्स लॉ और हैमिल्टन लॉ। हाँ, ये वही साइंटिस्ट हैं जो हम लोगों को 11th में पहले चैप्टर में जो हमारा 5 केमिकल लॉज है उसमें हम लोग को ये नज़र आए थे। ठीक है, वही है गै-लुसेक्स। आप कहीं कहीं बुक में देखिएगा गै-लुसेक्स लॉ लिखा रहेगा, कहीं कहीं हैमिल्टन लॉ लिखा रहेगा। दोनों लिख दिए हैं, समझ लेना है क्या है। इन्होंने बताया था कि आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे? अभी तक हम लोग देखे कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, और ये आपका बतलाए थे। और ये कब बतलाए थे? तो 1802 मतलब वो जो चार्ल्स लॉ जो था वो 1787 में था, जो बॉयल्स लॉ था वो 1662 में। मतलब पहला पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये था आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और तब हम लोग पढ़ेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। कितना गैप है इनमें, और तब जाके फाइनली हमारा इन तीनों को मिला के क्या आया? आइडियल गैस इक्वेशन आया। क्या आया? आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, हम लोग इन दोनों को तो पार कर चुके हैं, अभी इसको पार कर लेते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा। ये जो बतलाए थे, ये बतलाए थे, क्या बताए थे? वेरिएशन ऑफ प्रेशर में वेरिएशन बतलाए थे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बतलाए थे? विथ टेम्परेचर बतलाए थे, टेम्परेचर के साथ। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ही करेगा, वेरिएशन तो होगा ही होगा, उनको दिखा होगा। ठीक है, कह सकते हैं इनको कि ये चार्ल्स लॉ जो है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, उन्होंने भी दिया था, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए इसका एक और नाम है चार्ल्स गै-लुसेक लॉ, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको चार्ल्स ठीक है, चार्ल्स गै-लुसेक लॉ। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ से है जो हमें जो जानकारी मिला वो ये मिला कि द प्रेशर ऑफ कोई भी गिवन मास, प्रेशर ऑफ गिवन मास, ठीक है, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है ये हम लोग आराम से देख चुके हैं। लेकिन किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे आपको ये जो हम लोग ये जो हैमिल्टन लॉ या गैस-लुसेक लॉ जो पढ़ेंगे वो क्या है? वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और हमारा मास भी क्या रहेगा? वो फिक्स रहेगा या गिवन रहेगा। देखिए, गिवन बोले या फिक्स बोले ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये तीनों लॉ में हम लोग हमारा चल रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहीं पे नीचे देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि P/T इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका K कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब जो है यहीं से अगर आप देखें तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/ आप क्या कर सकते हैं? T2 इक्वल टू K। मतलब इनका जो रेशियो होगा किसी भी गैस के लिए, देखिए हमेशा कहते हैं, आप फील कीजिए समझने के लिए। हम लोग क्या है ना, हम लोग सिलेंडर को रखते ही नहीं है ध्यान में। कभी भी अगर आपको ये सब सोचना है कि ये कैसे हो रहा है तो एक सिलेंडर तो रखिए सामने, और सिलेंडर में कोई गैस आप टेम्परेचर दे दीजिए और प्रेशर दे दीजिए। अब देखिए इनका जो रेशियो है ना, उसी हिसाब से आपका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। एक गैस का गिवन, देखिए हमेशा क्या बोला है? गिवन बोला है। गिवन जो मास है, गिवन मास के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मास दिया हुआ जिस सिलेंडर में, तो हर सिलेंडर का अपना अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तभी क्या है कि इनका कैसे रहेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, इसका मॉलिक्यूल क्या है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ये घट रहा है, जितना ये घट रहा है उतना बढ़ रहा है। इनका रेशियो जो है हमेशा वो क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब
जितना ये जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। क्यों? अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दें क्या, अच्छा हाँ, वॉल्यूम को क्या कर दें हम लोग, फिक्स कर दें। वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रहा है। अब जब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है हमारा, तो हमारा जाहिर सी बात है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। तो आपका जो रेशियो है इनका वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अगर वॉल्यूम को आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट नहीं रखेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तभी क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। तो अब ऐसा नहीं सोचिएगा, फिर कहिएगा सर ये तो लॉ लगेगा, नहीं। हमेशा ये जब भी बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि एवरी 1 डिग्री सी चेंज, एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, द प्रेशर, प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ ए गैस चेंजेस, कितना है, चेंजेस बाय 1/273.15 आप कर दीजिए, ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सी। समझ में आया? ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब अगर इनके ग्राफ की बात करें तो इनका जो ग्राफ होगा ये सिंपली, अगर इधर टेम्परेचर दे दे, प्रेशर दे दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कहां से जाएगा, ये ओरिजिन। देखिए टेम्परेचर वाला ग्राफ जो भी है वो कहां से जाएगा, आपका ओरिजिन से जाएगा। कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग हम बात करें, अलग अलग वॉल्यूम पे बात करते हैं, ये क्या है आपका, वी क्या है, कॉन्स्टेंट है, वी क्या है आपका, कांस्टेंट है। अगर पी और टी का ग्राफ लेते हैं, अलग अलग वॉल्यूम पे लेते हैं, अलग अलग वॉल्यूम पे, तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये दिखेगा। ठीक है, अलग अलग इस तरह से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि V1, V2 और V3, तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा उनका रेशियो क्या है उतना कम रहेगा, तो ये ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो आपका कह सकते हैं कि V3 जो है ना सबसे ज़्यादा, और V2 और फिर क्या है V1। तो जितना वॉल्यूम कम रहेगा, मान लेते हैं कोई अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, उसका जितना कम वॉल्यूम में रखिएगा उतना ज़्यादा उनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। और सेम ही गैस को ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम में रख देंगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसी हिसाब से उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए ये लिखा हुआ है। समझ में आया? ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना जरूरी है। आप कहेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आया, ये चीज क्या है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम भाई कम है, मतलब एक फिक्स है, एक जो फिक्स मास है आपका, फिक्स मास जो आप लिए हैं या अमाउंट लिए हैं गैस का, इसमें रखिए, आप इसमें रखिए और आप इसमें रखिए। सेम जो गैस है ना, आप इतना रख रहे हैं तो इतना मॉलिक्यूल है, वो इतना ही मॉलिक्यूल, और ये इतना ही आपका मॉलिक्यूल, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल को इतना में और इतना में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इनका जो रेशियो है ना वो क्या हो जाएगा, ग्राफ। इसलिए ग्राफ क्या है ना, नीचे आता है, ग्राफ नीचे, समझिएगा ग्राफ को। ठीक है, तब एक क्वेश्चन करते हैं इन पे। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पहाड़ लगता है ना, पूरा ग्रंथ यहाँ पे उठ के आ गया है। क्वेश्चन समझिएगा, कंसिडरिंग N2 टू बी आइडियल गैस, जाहिर सी बात है आपको बिना आइडियल गैस के तो बनेगा कुछ है नहीं। तो ये कहानी है, बस कहानी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका आइडियल गैस है। देखा गया है कि ये कहाँ है, 3 लीटर वेसल्स में, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि 3 लीटर वेसल्स में, मतलब आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना 3 लीटर वेसल्स है। ठीक है, 3 लीटर है। व्हेन टेम्परेचर वाज रेज्ड, टेम्परेचर को है ना वो बढ़ा दे रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, 300 केल्विन से 400 केल्विन, मतलब T1 अगर बात करें तो 300 केल्विन और T2 अगर बात करें तो 400 केल्विन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इट्स प्रेशर इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट, अच्छा प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर जो है वो कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, तो ये आपको निकालने के लिए कह रहा है क्या, परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। जो ये चेंज इन जो प्रेशर है ना उसका परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, सीधा सा बात है, आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। अब देखिए वॉल्यूम क्या है ना, सेम ही है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये इसी लॉ पे बनेगा। ठीक है, चलिए तभी क्या है हमारा P1/T1 इज इक्वल टू P2 बटा क्या है हमारा T2 है। तो टेम्परेचर को एक साथ कर ले, तो अगर हम लोग P1/P2 अगर करें तो ये P1/P2 करें, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये इधर चल जाएगा, तो ये T1 बटा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। तभी क्या हो गया आपका P1 कितना है, P1 तो P1 ही है भाई, यही तो पूछ रहा है ना, अब P2 आपको पूछ रहा है। और इनकी बात करें तो ये है स्टार्टिंग में 300 और बाद में कितना हो जाएगा 400, तो ये दोनों कट गया, तो ये P1/P2 कितना आया आपका 3/4। तो यहीं से अगर उल्टा कर दें तो P2/P1 आया 4/3। उल्टा क्यों किए, उल्टा इसलिए किए क्योंकि हमको P2 का वैल्यू चाहिए ना, तो जो P2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4/3 P1 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक में समझ में आया? तब जब ये समझ में आ गया तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जो
चेंज इन जो प्रेशर रहेगा क्या रहेगा, चेंज इन प्रेशर रहेगा वो P2 माइनस क्या हो जाएगा P1, और P2 हमारा कितना है तो 4/3 P1 और माइनस P1, ये कितना बच गया आपका, अगर 3 LCM हो जाएगा तो यहाँ 4P1 और माइनस 3P1, मतलब ये बच गया P1 बाई क्या बच गया 3, ये चेंज इन P। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाए और यहीं पे लाके बल्ले बल्ले करने लगे कि हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यही वैल्यू आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये वाला वैल्यू जो है ना यहाँ कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं P2 इज इक्वल टू ये वाला आप 4/3 P1, ठीक है बच्चे, हो गया, ध्यान लगा। चलिए इसी से हम लोग यहाँ तो चेंज तो हम लोग निकाल लिया, हमको परसेंटेज निकालना है, चेंज का क्या निकालना है परसेंटेज, तो सीधा कर दीजिए P2 परसेंटेज इक्वल टू जितना चेंज हुआ, तो चेंज कितना हुआ तो P1/3 अपॉन स्टार्टिंग में कितना है आपका P1 इंटू क्या करेंगे हम करेंगे 100, समझ में आया, इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। तब है यहाँ पे ये कहाँ आएगा नीचे, इधर नहीं दिखेगा, अब कुछ ना कुछ तो कम से कम मिटाना ही पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन को इधर से मिटाते हैं, क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। चलिए तभी क्या है कि परसेंटेज कितना हो जाएगा P1 बटा ये 3 नीचे चला जाएगा और P1 इंटू क्या आ जाएगा 100, ये P1 से P1 कट गया, ये 100 बाई क्या आएगा 3, मतलब 33.33%। भाई साहब आपका ये चेंज आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हमारे पास 3 कन्वर्सेशन हमारे पास है, टेम्परेचर का प्रेशर के साथ, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, इन तीनों को मिलाते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में जानना है। हम अभी तक जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, चार्ल्स लॉ ये जो पढ़े वो क्या था हमारा v, अच्छा एट ये क्या है आपका टेम्परेचर, क्या है आपका कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट है तो मास चलिए ठीक है, सबके लिए सेम मास ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, और एमंटन्स लॉ जो पढ़े हम लोग उसमें पढ़े जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और इसमें क्या है आपका वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। एक और लॉ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं एवोगाड्रोस, ये क्या बोले जो वॉल्यूम है ना हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है आपका मोल, इसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना आपका नंबर ऑफ मोल होगा। अगर इन सारे को अगर हम लोग मिला दें, यहाँ पे जितना भी है इन सब को मिलाएं तो हमारा जो इक्वेशन आता है, वो आता है PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T, समझ में आ रहा है। और यहीं से हम लोग कहते हैं PV इक्वल टू R N और T, और इसी को अच्छा करके हम लोग लिखते हैं, अच्छा करके क्या, एक जो बोलने का ट्रेंड चला गया है NRT, और यही है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, समझ में आ रहा है। अब इसमें ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये आपका क्या है मोल है, ये टेम्परेचर है, जो बच गया R वो क्या है जरा समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसी के इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, इसी के यूनिट पे होगा, इसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, आइडियल गैस का है तो यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब थोड़ा सा और हम लोग गैस के बारे में चूंकि पढ़ रहे हैं तो कह सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए कभी भी ऐसा रहे ना तो सीधा कांस्टेंट तो लिख ही दीजिए, जैसा कि हमने लिख दिया था कांस्टेंट, तब क्या है यूनिवर्सल हो गया, मतलब इसका कोई काट नहीं है भाई, यूनिवर्सल हमेशा के लिए ये हो गया, तो कह सकते हैं यूनिवर्सल। अब चूंकि गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, समझ में आया। इसका वैल्यू समझिएगा, इसके वैल्यू पे ही सारा खेल है, आपका क्या क्या है इसका वैल्यू समझिएगा। यहाँ पे कहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं वो देखना है। देखिए अगर आप प्रेशर जो है ना लीटर में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं लीटर में ले रहे हैं, और वॉल्यूम जो है ना प्रेशर को लीटर में ले रहे हो, वाह, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं और वॉल्यूम जो है ना लीटर में ले रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर तो भाई साहब हमेशा आपका केल्विन में ही रहेगा, तो जो R का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.0821 ATM आपका क्या हो जाएगा लीटर पर मोल पर केल्विन,
कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, फिर से आइए, यहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया है, ये कहाँ से आया है। आप इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, PV बाई NT। अगर प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, और ये मोल मोल और ये केल्विन, तो जो आपका R का जो वैल्यू होगा, पहला कंडीशन कि प्रेशर क्या है ATM और V क्या है लीटर, ठीक है। तो जो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.0821 ATM लीटर पर मोल और पर केल्विन। समझ में आया। लेकिन अगर यही आपका एनर्जी के फॉर्म में दिया रहे, जूल में दिया रहे, क्या रहे, जूल में दिया रहे, तो दूसरा जो R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8.31, ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, ये तो रहेगा ही ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 ATM जो लीटर है वो कितने जूल के बराबर होता है, तो 101.3 जूल के। यहाँ से आप इसको चेंज, मतलब आप वैल्यू किसी में निकालें, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जूल में निकाल दिए हैं, लेकिन पूछ रहा है ATM लीटर में, कर दीजिए ना मल्टीप्लाई, इससे हो जाएगा ना। समझ में आया। अगर जूल में निकाल दिए हैं तो आपको क्या करना होगा, इसमें करने के लिए डिवाइड करना होगा। अगर इसमें निकाले हैं तो जूल में लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जूल में आ गया तो कैलोरी भाई साहब कहाँ रह जाएंगे पीछे। तो कैलोरी में जब आपका R का वैल्यू, ये बहुत अच्छा, अरे भाई ये तो जबरदस्त हो गया, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये तो ज़्यादा अच्छा है कैलोरी। लेकिन कभी आपको वर्क जल्दी करना नहीं होगा, हमेशा या तो इसका काम होगा नहीं तो इसका काम होगा। और ये याद कर लीजिएगा, अगर ये याद नहीं किए ये पूरा चीज़ बेकार है आपका। ये क्या है, पूरा चीज़ आपका बेकार है। अब एक रिवाज है हमारे घर में कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग खेलते हैं उसके साथ बच्चा, तो हमारे पास एक फार्मूला आया है PV इक्वल टू क्या आया NRT। अब थोड़ा इसके साथ हम लोग खेल लेते हैं, ठीक है। क्या है, तो हम लोग PV इक्वल टू, अब ये मोल है और हम लोग मोल जानते हैं क्या होता है, वेट या मास का, ये मास बटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मास बटा मॉलिक्यूलर मास कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो जाएगा, इंटू R इंटू T। तभी क्या है, इसको भी लिखिए ब्लैक से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ये दिखेगा जिसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तब है यहाँ से इसको लेके चले जाइए यहाँ पे, और बाकी सबको इधर लेके आइए, मतलब आपका V इधर ही रह जाएगा, आपका इधर R जो है R इंटू T हो जाएगा, और तब इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मोल, मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए जो ब्लू में है उसको ब्लू में करके रखे हैं, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है आपका मास बटा क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये इधर आ गया, ठीक है। तभी क्या है, मास बटा वॉल्यूम को हम लोग कहते क्या है, मास बटा वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो हो गया भाई साहब आपका डेंसिटी हो गया। ये क्या हो गया, डेंसिटी, मतलब प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन R इंटू T, ये किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, डेंसिटी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अब कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ अगर देखें तो जो डेंसिटी है मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस, पहले स्टार्टिंग से याद कीजिए इस चैप्टर में, यस पहले ये था। तो यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू यहाँ पे डेंसिटी इंटू R इंटू T बाई क्या है आपका P। कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो डेंसिटी के साथ यहाँ फार्मूला, तो देखिए फार्मूला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह खेल सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो आइडिया लग जाएगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए पसीना जो है ना एकदम चरम पे है, अपना पसीना अपने चरम पे, देख रहे पसीना निकल रहा है कैसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पसीना को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कुछ कहानी है और कुछ हमारा इन्फॉर्मेशन है। व्हाट विल बी द फाइनल, हम लोग फाइनल डेंसिटी पूछ रहा है भाई साहब, डेंसिटी की बात कर रहा है। डेंसिटी सीधा लिख दीजिए, आपका होता है PM अपॉन RT। PM अपॉन क्या होता है, RT। ये M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, M क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिए, अभी पढ़े भी थे तो याद भी था। चलिए आपका मोल दिया हुआ कितना, 2 मोल दिया हुआ, कितना दिया हुआ 2, मोल तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। देखते हैं ना क्या चल रहा है यहाँ पे।
ऑफ एन आइडियल गैस। हम लोग पहले हड़बड़ा जाते हैं, ये मोल दे दिया, यहाँ तो मोल है ही नहीं, कैसे होगा छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है, यहाँ मोल दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आइडियल गैस की बात कर रहा है, अच्छी बात है। आइडियल गैस है तभी तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने थे, ये यूज नहीं करते। तब इनिशियल डेंसिटी दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, इनिशियल डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब आपका D1 दिया हुआ है 0.25 ग्राम पर cc सेंटीमीटर क्यूबिक, पहले हम लोग कर चुके हैं। व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 200 टू कितना है 450, टेम्परेचर जो है T1 है वो 200 और आपका T2 जो है वो कितना हो जाएगा 450 केल्विन, ठीक है 450 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो वैल्यू हमको पता ही है। प्रेशर तो निकाल के आ रहा है फाइनल डेंसिटी, अच्छा फाइनल डेंसिटी पूछ रहा है, फाइनल डेंसिटी पूछ रहा है। अब देखिए मतलब और तो कुछ दिया नहीं है, तो अब चीज बताइए, इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो मोल दिया हो मतलब इतना ही है, मतलब N1 N2 जो भी कहेंगे ये इतना ही है, तो मोल जो है आपका कितना है, आपका 2 मोल है, ठीक है। चलिए इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी क्या कि अगर यहां से देखेंगे टेम्परेचर दिया है और कुछ नहीं दिया है, प्रेशर तो आपको दिया ही नहीं है। अगर प्रेशर देता तब ना हम लोग इसकी बात सोचते। चलिए अगर सोच भी लेते प्रेशर के बाद, तो मॉलिक्यूलर मास तो कोई सब्सटेंस तो है ही नहीं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकें। अगर मान लेते नहीं दिया रहता लेकिन उसका नाम तो दिया रहता, मतलब ये पूरे इस फॉर्मूले से तो नहीं बनने वाला है। तभी क्या है, हम लोग अभी चर्चा किए थे कि फॉर्मूला से खेलेंगे, तो यहां से जो है ना एक चीज हम लोग उठाते हैं कि जो ये 1/T डेंसिटी जो है वो 1/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसको ऐसे कहिए या इसको ऐसे कहिए, ये बात बराबर है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो हम लोग कह सकते हैं कि D × T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट हो गया, आप कांस्टेंट लिख दीजिए, कांस्टेंट। अरे 1 है तो 1 तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। तभी क्या है, मतलब D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2 होगा। भाई ये मस्त वाला फॉर्मूला आया हमारे पास। अब कुछ है ही नहीं, मतलब हर बार क्वेश्चन को सिर्फ पुट नहीं करना होगा, थोड़ा वर्क करना होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स से, और इसमें जब तक आप कुछ वर्क नहीं करेंगे फॉर्मूले पे, आपका क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं बनने वाला है। अगर आप मेंस के लिए बैठ रहे हैं तो नीट वाले तो वैसे भी टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका तो सीधा है ना पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला सिस्टम रहता है, फिर भी याद नहीं कर पाते हैं। चलिए तभी क्या है, हमारा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी फाइनल डेंसिटी पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है। तो अगर हम लोग D2 की बात करें तो D1 T1 बटा T2 कर सकते हैं, और D1 दिया हुआ है इतना इंटू T1 दिया हुआ है आपका 200, ठीक है 200, और आपका T2 कितना दिया हुआ है 450। अरे ऐसा कैलकुलेशन नहीं आता ना कि जल्दी से होता ही नहीं है। यहाँ पे अगर 400 देता तो कितना अच्छा रहता, ये सीधा करके हम लोग आंसर ले जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी है तो D2 इज इक्वल टू, आप ऊपर का 2 0 तो खत्म हो गया, तो यहाँ 25 × 2 बचा, और नीचे में बचा 450। अब ऊपर में बचा कितना 50 बचा। अच्छा ये भी कैलकुलेशन अच्छा ही था, मतलब ठीक है। यहाँ से कट गया, ये 5 9 बार में कट गया, मतलब D2 इक्वल टू 1 बाई क्या आ गया 9, मतलब कह सकते हैं 0.1 सीधा ग्राम सीसी लिख दीजिए, और क्या ग्राम सीसी। मतलब हमें लग रहा था ये कैलकुलेशन सही नहीं है, गड़बड़ होगा, लेकिन ये आसान कैलकुलेशन है, अच्छे से हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो है ना स्टार्टिंग में कोई कैलकुलेशन करने की कोशिश मत कीजिए, लास्ट तक पहुंचिए। अब लगे ना कि हाँ इसके बाद आंसर ही करना है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, तो आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर रहेगा आपका। सबसे इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग इस पोर्शन में इस चीज़ को सीखे हैं डेंसिटी के साथ, क्योंकि डेंसिटी के साथ मेरे दोस्त अभी बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ करना है, डेंसिटी के साथ ही करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे, बहुत गर्मी हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है अच्छी बात है। टेम्परेचर 300 से 500 हो रहा है भाई, आपका T1 जो है वो 300 और T2 जो है वो आपका 500 केल्विन दिया हुआ है। केल्विन आपका केल्विन में, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहा है तो केल्विन में चेंज कर लेंगे लोग, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब P और V क्या है आपका, ये दोनों कांस्टेंट दे के रखा है, P और V दोनों कांस्टेंट दे के रखा है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम जो है ना वो स्केप कर गया। अब देखिए हमको पता था, एवोगाड्रो साहब बोले थे कि जो वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो V तो कांस्टेंट है ना बाबा, V तो कांस्टेंट है। तो देखते हैं, मतलब हमारा जो यहाँ पूछ रहा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल निकाल लें, वॉल्यूम तो कांस्टेंट करके रखा है, तो नंबर ऑफ अगर मोल निकाल लें तो हमारा यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू क्या है nRT,
ये दोनों कांस्टेंट है और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सबको एक साथ कर दीजिए तो एन टी, मतलब कह सकते हैं एन इंटू टी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। अरे भाई कांस्टेंट में कांस्टेंट 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 तीनों कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट, मतलब हम लोग n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2 कर सकते हैं। और यहाँ से अगर n2 का वैल्यू निकाल लें, n2 का वैल्यू निकाल लें तो हमारा कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू निकाल लें तो n1 t1 बटा t2, और यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका n1 t1 कितना है आपका 300 और t2 कितना है आपका 500। तब यहाँ से ये 2 जीरो कट गया, आपका जो n2 है वो क्या आ गया 3/5 n1, 3/5 n1। अच्छा, आपको पूछ रहा है स्केप, पूछ रहा है कितना स्केप करके, कितना वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, कितना निकल गया आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए कितना निकल गया। तो चेंज इन मोल क्या करेंगे तो n2 माइनस n1 करेंगे, क्या करेंगे n2 माइनस n1। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका थोड़ा सा तो आप सावधान रहिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए 5, यहाँ 3n1 माइनस 5n1, तो आपका ये क्या हो गया माइनस में आ गया। अब बच्चे जो है ना परेशान हो जाएंगे कि हमारा माइनस में कहाँ आ रहा है चेंज, भाई इसलिए आ रहा है ना कि गैस निकल गया ना, गैस निकल गया तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग फाइनल माइनस डिजिटल नहीं करेंगे, स्केपिंग का जो केस आएगा मतलब निकल रहा है कुछ तो कम हो जाएगा ना फाइनल, तब क्या करेंगे n1 माइनस n2 करेंगे। या अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि जो गैस क्या है स्किप कर गया है, गैस क्या है वो स्किप कर गया है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है। स्किप, ये जो नेगेटिव साइन है वो इसके वैल्यू को नहीं बता रहा है, इसके बता रहा है कि वो गैस क्या है ना इतना स्किप कर गया, तो स्किप कर गया। इसी में अगर परसेंटेज पूछा रहता हमारा, अगर परसेंटेज पूछा रहता तो इसी में आप क्या करते हैं यहाँ से परसेंटेज निकाल देते, तो 2 इंटू n1 बटा 5 इंटू क्या होता है n1, अरे इंटू n1 नहीं समझ में आया, ये n1 नीचे रहेगा तो ये फिर तो ऊपर ही जाएगा ना, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। n1 इंटू क्या है 100 कर देंगे तो n1 कट गया, ये कितना कट गया 2 बार में, मतलब 40% जो है ना वो गैस स्किप कर गया, 40% जो गैस है वो क्या कर गया स्किप कर गया, आपका बाहर निकल गया, चला गया घूमने, ठीक है। हम लोग भी जाते हैं, थैंक यू। मतलब यहाँ तक हम लोग समझे। अभी है जितना भी 3 लेक्चर हम लोग देखे हैं, 3 या 4 लेक्चर हमारा इस चैप्टर पे देखे हैं, ध्यान रखिएगा तीनों चारों चैप्टर का फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से अगला जो वीडियो रहेगा हमारा बस इस इक्वेशन पे मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाएगा ये तीनों वीडियो का, ठीक है। थैंक यू।